गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए छात्रों, पिछली क्लास में मैंने आपको एक मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है जिसके कारणों पर चर्चा की आपसे, और मांग का नियम और उसकी मान्यताएं। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद से यहाँ मतलब ये है कि किन दशाओं में मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का न होकर धनात्मक ढाल का होगा। वैसे तो छात्रों आपको बताया गया है मांग के नियम में कि जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का होता है, अर्थात ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर झुका होता है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करके बताया गया था कि अन्य बातों के यथावत रहते हुए मांग मात्रा और कीमत के बीच में विपरीत संबंध होता है, अर्थात कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा कम होती है और कीमत के घटने पर मांग मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण एक मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण एक मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का न होकर धनात्मक ढाल का हो जाता है, जिन्हें मांग के नियम का अपवाद कहा गया है। छात्रों, स्लाइड में आपको मांग के नियम के अपवाद बिंदुवार बताए गए हैं, जिसमें पहला जो बिंदु आपका निकल कर आता है वो है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। देखिए छात्रों, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनमें प्रतिष्ठा का गुण होता है और उनको केवल वे लोग खरीदते हैं जो अपनी प्रतिष्ठा से उन वस्तुओं को जोड़ते हैं। ये सर्वजन की या सामान्य जन की वस्तुएं नहीं होती हैं, ये केवल भोगवादी विलासित या जो वेबल्स जिनके अंदर होता है उन लोगों की वस्तुएं होती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो प्रतिष्ठा सूचक होती हैं, जिसमें आप कीमती गहनों की बात कर सकते हैं, आभूषण की बात कर सकते हैं जिनमें प्रतिष्ठा का गुण जुड़ा होता है, लग्जरी गाड़ीज़ की बात कर सकते हैं, लग्जरी मकान की बात कर सकते हैं, लग्जरी जीवन से संबंधित जो भी वस्तुएं उनकी बात कर सकते हैं। ये वस्तुएं कम कीमत पर कम खरीदी जाती हैं और उच्च कीमत पर ये ज़्यादा खरीदी जाती हैं। तो यहाँ उपभोक्ता की मनोदशा ये होती है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता ये सोचने लगता है कि अब यह वस्तु सामान्य जन की वस्तु हो चुकी है, इसको सभी लोग खरीदने लग गए हैं। तो जो पैसे वाले लोग होते हैं वो इसकी मांग को, या पैसे वाले जो उपभोक्ता होते हैं जो उच्च कीमत पर इसकी मांग को बढ़ाते हैं, वो कम कर देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं कम कीमत पर कम क्रय की जाएंगी और ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा क्रय की जाएंगी, क्योंकि उपभोक्ता का ये भ्रम उसे उच्च कीमत पर ज़्यादा प्रतिष्ठा होने के कारण उसको खरीदने के लिए विवश करता है, और कम कीमत पर उसकी प्रतिष्ठा समाप्त होने के कारण उसको न खरीदने के लिए विवश करता है। तो ऐसी स्थिति में ये वस्तुएं कम कीमत पर नहीं खरीदी जाती, या इनकी मांग मात्रा नहीं बढ़ती है, और ज़्यादा कीमत पर इनकी मांग मात्रा बढ़ जाती है। तो यह कीमत और मात्रा का संबंध ऋणात्मक न होकर धनात्मक हो जाता है। दूसरी जो बात, इसमें दूसरा जो बिंदु है वो है गिफिन विरोधाभास। देखिए छात्रों, गिफिन विरोधाभास पर परीक्षा में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आपसे पूछा जाएगा गिफिन विरोधाभास से आप क्या समझते हैं। तो आप इसको स्पष्ट करें कि ये गिफिन विरोधाभास है, ये इंग्लैंड के अर्थशास्त्री प्रोफेसर रॉबर्ट गिफिन, एक रॉबर्ट गिफिन नाम का विद्वान इंग्लैंड में हुआ है, एक अर्थशास्त्री हुआ है, उन्होंने इन वस्तुओं का प्रतिपादन किया है। गिफिन वस्तुएं एक विशेष प्रकार की वस्तुएं होती हैं, ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कम कीमत पर कम खरीदी जाती हैं और ज़्यादा कीमत पर ये ज़्यादा खरीदी जाती हैं। इसलिए यहाँ इन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, और हम कह सकते हैं गिफिन वस्तुओं का मांग वक्र जो होता है वो ऋणात्मक ढाल का न होकर धनात्मक ढाल का होता है। छात्रों, स्लाइड में आपको चित्र बनाकर बताया भी गया है। सामान्यतया यदि हम मांग वक्र की बात करते हैं तो मांग वक्र वाई अक्ष से स्टार्ट होकर एक्स अक्ष की ओर आता है, या ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर झुका होता है। डी जो है वो ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में होता है। लेकिन चूंकि ये वस्तु गिफिन वस्तु है, इसलिए इसमें डी जो मांग वक्र है ये नीचे से ऊपर की ओर बनाया गया है। डी यहाँ जो बनाया गया है ये नीचे से ऊपर की ओर बनाया गया है, तो ये ऋणात्मक ढाल का न होकर धनात्मक ढाल का है। इस विरोधाभास को सर्वप्रथम इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन ने दिया था। उनके अनुसार कुछ वस्तुएं कम कीमत पर कम खरीदी जाती हैं और अधिक कीमत पर अधिक खरीदी जाती हैं, जिसे गिफिन विरोधाभास कहते हैं। इससे बनने वाला मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का न होकर धनात्मक ढाल का होता है। छात्रों, यहाँ हम गिफिन वस्तुओं का यदि हम कंपेयर करें, जैसे एक होता है डालडा घी, एक होता है देसी घी। तो देसी घी की तुलना में डालडा घी जो है वो गिफिन गुड्स है, गिफिन वस्तु है, क्योंकि जब उपभोक्ता की आय कम होती है
तो वो कम कीमत वाली वस्तु को खरीदता है, और जब उसकी आय बढ़ जाती है तो वो ज़्यादा कीमत वाली वस्तु को खरीदता है। अर्थात जो अल्प आय वाले उपभोक्ता होते हैं, कम आय वाले उपभोक्ता होते हैं, वो डालडा घी का सेवन ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनके बजट में उसी को क्रैक कर सकते हैं, और जब उनकी आय बढ़ जाए तो वो फिर देसी घी का क्रैक करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हम गिफिन विरोधाभास को समझा सकते हैं चित्र के द्वारा। अगली स्लाइड में तीसरा जो बिंदु बताया गया है वो बताया गया है उपभोक्ता की अज्ञानता व आलस्य। उपभोक्ता की अज्ञानता और आलस्य भी मांग वक्र का एक अपवाद है, जिसमें कहा गया है कि कई बार हम कम कीमत पर कम और ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा वस्तुएं क्रैक कर लेते हैं। हम बाजार की वास्तविक जो दशाएं हैं उनका अनुमान नहीं लगा पाते हैं, जिसमें मुख्य जो कारण बनता है अज्ञानता व आलस्य। कई बार हमें बाजार की दशाओं का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम पदार्थ की ज़्यादा कीमत देने को तैयार हो जाते हैं, या फिर हम किसी वस्तु को उसकी उचित स्थान से या उचित बाजार से खरीदने के आलस्य के कारण हम नज़दीक या एक संकीर्ण बाजार से उस वस्तु को खरीद लेते हैं। ऐसी स्थिति में हम कई बार उसकी ज़्यादा प्राइस दे बैठते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अज्ञानता और आलस्य के कारण भी एक मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का न होकर कैसा हो जाता है, धनात्मक ढाल का हो जाता है। जब उपभोक्ता अपनी अज्ञानता के कारण ऊंची कीमत देकर यह अनुभव करता है कि उसने अधिक टिकाऊ व श्रेष्ठ वस्तु खरीदी है। मतलब कई बार हमें ये भ्रम होता है बाजार में कि जब हम किसी वस्तु का अज्ञानता या आलस्य के कारण ज़्यादा कीमत दे देते हैं तो संतुष्टि के लिए हम दिमाग में सोचते हैं कि हमने शायद एक अच्छी क्वालिटी की वस्तु खरीदी है। तब उच्च कीमत मांग को प्रभावित नहीं करती है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का न होकर कैसा हो जाता है, धनात्मक ढाल का, जो मांग वक्र का एक अपवाद कहलाएगा। इसके अलावा देखिए छात्रों, अगला जो बिंदु बनता है इसमें वो बनता है प्रदर्शन प्रभाव। प्रदर्शन प्रभाव का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है कि हम अपने जीवन में कुछ वस्तुओं का उपभोग दिखावे के कारण करते हैं। हम ऐसा दिखावटी जीवन जीते हैं, बनावटी जीवन जीना चाहते हैं, जिसके कारण हम कई बार उच्च कीमत पर वस्तु को क्रैक कर लेते हैं। तो कभी कभी उपभोक्ता प्रदर्शन करने के लिए भी उच्च कीमत पर ज़्यादा मात्रा खरीद लेता है। आप सामान्य जीवन में देखते होंगे कि जैसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि हम समाज में अपनी प्रतिष्ठा को या अपनी जो प्रदर्शन है, अपनी जो प्रतिष्ठा है, उसको दूसरों के सामने दिखाना चाहते हैं, उसको प्रदर्शित करना चाहते हैं, और उस प्रदर्शन के कारण हम उस वस्तु की ज़्यादा कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये प्रदर्शन प्रभाव जो है ये भी मांग के नियम का एक अपवाद है, जो मांग वक्र को ऋणात्मक ढाल का न बनाकर धनात्मक ढाल का बनाता है। छात्रों, अगला जो बिंदु है इसमें वो है बैंड वैगन इफेक्ट, बैंड वैगन प्रभाव। बैंड वैगन प्रभाव में ईर्ष्या और द्वेष या जेलसी होती है। उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग इसलिए कर रहा है, उस वस्तु को क्रय इसलिए कर रहा है कि वो दूसरों से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है या जेलसी करता है। उस द्वेष जेलसी के कारण उस वस्तु को ज़्यादा कीमत देने के लिए वो तैयार हो जाता है। कई बार हम जब अपनी सोसाइटी के अंदर दो परिवारों के बीच में कंपेयर करते हैं, तो हम जब एक हमारा कोई पड़ोसी किसी वस्तु को क्रैक कर लेता है तो हम उसकी देखा देखी में उस वस्तु को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम ज़्यादा कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं जैसे हमारा पड़ोसी फ्रिज खरीद के लेके आया, हमें फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमें उससे द्वेष हो रहा है, जेलसी हो रही है, उसकी वजह से हम उस वस्तु की ज़्यादा कीमत देकर उसको क्रैक करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मांग मात्रा कई बार ज़्यादा कीमत पर बढ़ जाती है। तो छात्रों, हम कह सकते हैं बैंडवैगन जो प्रभाव है ये भी मांग के नियम को प्रभावित करता है, यह मांग के नियम का अपवाद है, जो एक मांग वक्र को ऋणात्मक ढाल की बजाय वो उसको धनात्मक ढाल का बना देता है। उपभोक्ता दूसरे व्यक्ति से तुलना करते हुए वस्तु की कीमत ज़्यादा देता है। कभी कभी फैशन के दौर में भी उपभोक्ता समान मात्रा के लिए ज़्यादा कीमत देने को तैयार हो जाता है। फैशन का मतलब होता है चलन, और चलन में जब कोई वस्तु आती है तो हम उस वस्तु की क्वालिटी को नहीं देखते हैं और हम उसकी ज़्यादा कीमत को फैशन के कारण देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये कुछ बिंदु हैं जो मांग के नियम के अपवाद हैं, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये मांग के नियम के सच्चे अपवाद नहीं है। केवल इसमें गिफिन पैराडॉक्स जो है, गिफिन विरोधाभास है, इसको यदि हम छोड़ दें तो बाकी चाहे आप प्रदर्शन प्रभाव की बात करें, बैंडवैगन प्रभाव की बात करें,
अज्ञानता आलस्य की बात करें या फिर प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं की बात करें, ये मांग के नियम के सच्चे अपवाद नहीं है। इन स्थितियों में भी मांग का नियम कई बार लागू हो जाता है, लेकिन कुछ विद्वान इस बात से सहमत हैं कि ये मांग के नियम के अपवाद हैं, जबकि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये मांग के नियम के अपवाद नहीं है। इसके अलावा आगे हम बात करें, यहाँ वो है ये तो थे मांग के नियम के अपवाद। अब मैं कुछ वस्तुओं के बारे में आपको बताऊंगा जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सामान्य वस्तु किसे कहते हैं, गिफिन वस्तु कौन सी होती है, निम्न स्तरीय वस्तु कौन सी होती है, स्थानापन्न वस्तु कौन सी होती है, इनके उदाहरण बताइए। तो छात्रों, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो पैरा मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, ये स्लाइड जो मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इसमें कई बार ऐसा पूछ भी लिया जाता है कि सामान्य वस्तु और निम्न स्तरीय वस्तु में कोई अंतर बताइए, दो अंतर बताइए, या स्थानापन्न और पूरक वस्तु को उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। तो यहाँ से आपको इनके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, सामान्य वस्तुएं। देखिए छात्रों, सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन पर मांग का नियम लागू होता है। मांग के नियम का लागू होने का मतलब ये है कि वे वस्तुएं जो कम कीमत पर ज़्यादा और ज़्यादा कीमत पर कम खरीदी जाती हैं, वे वस्तुएं सामान्य वस्तु कहलाती हैं। जो हम हमारी दिनचर्या में सामान्य उपभोग में जिनका हम प्रयोग करते हैं, वे सारी वस्तुएं सामान्य वस्तु कहलाती हैं। तो यहाँ स्लाइड में बताया गया है, सामान्य वस्तुओं से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो इनकी मात्रा में भी वृद्धि होती है, तथा आय में कमी होती है तो इनकी मात्रा में भी कमी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य वस्तुओं में कीमत प्रभाव तो ऋणात्मक होता है। कीमत प्रभाव ऋणात्मक का मतलब है कि ये कम कीमत पर ज़्यादा और ज़्यादा कीमत पर कम खरीदी जाती हैं। और इनका आय प्रभाव होता है वो धनात्मक होता है। आय प्रभाव धनात्मक का मतलब होता है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो इन वस्तुओं को ज़्यादा क्रय किया जाता है, और जब उपभोक्ता की आय घटती है तो इन वस्तुओं को कम क्रय किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वे वस्तुएं, इनकी मात्रा में वृद्धि होती है तथा आय में कमी होने पर इनकी मात्रा में कमी होती है। अर्थात सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता की आय व मात्रा में एक दिशा का परिवर्तन होता है, अर्थात सामान्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। निष्कर्ष तौर पर हम यही कह सकते हैं कि सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो जिन पर मांग का नियम लागू होता है। दूसरी बिंदु की यदि अपन बात करें तो वह है निम्न स्तरीय या घटिया वस्तुएं। देखिए छात्रों, मैंने जो आपको गिफिन गुड्स बताई हैं, वो गिफिन गुड्स तो इन्फेरियर या निम्न स्तरीय जो वस्तुएं उनमें भी घटिया होती हैं। जो वस्तु घटिया में घटिया वस्तु है उसको तो गिफिन गुड्स बोलते हैं, और जो सामान्य की तुलना में निम्न है या घटिया है वो इन्फेरियर गुड्स होती हैं या निम्न स्तरीय वस्तु होती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें उपभोक्ता की आय व मात्रा में विपरीत दिशा का परिवर्तन हो, अर्थात आय बढ़ने पर उनकी मात्रा हम कम खरीदें और आय घटने पर उनकी मात्रा हम ज़्यादा खरीदें, ऐसा यदि होता है तो फिर आप ये मान लेना कि वो वस्तुएं निम्न स्तरीय वस्तु हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको देसी घी और डालडा घी का उदाहरण दिया। जब आपकी आय बढ़ेगी तो आप देसी घी खाएंगे, इसका मतलब देसी घी सामान्य वस्तु है। और जब आपकी आय बढ़ेगी तो आप डालडा घी का उपभोग कम कर देंगे, इसका मतलब यहाँ जो आय प्रभाव है निम्न स्तरीय वस्तु के संदर्भ में वो ऋणात्मक है। इसलिए निम्न स्तरीय वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। छात्रों, यहाँ बताया गया है कि आय के बढ़ने पर कम व आय के कम होने पर मात्रा अधिक निम्न स्तरीय वस्तुओं कहलाती हैं। इनमें भी अधिक घटिया वस्तुओं को गिफिन, इनमें भी जो अधिक और भी अधिक घटिया हैं उनको फिर हम गिफिन गुड्स कह सकते हैं। गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। जैसे आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा गिफिन वस्तुओं के उदाहरण बताइए या निम्न स्तरीय वस्तुओं के उदाहरण बताइए, तो फिर बाजरा है, मोटा अनाज है, मक्का है, डालडा घी है, ये सब घटिया और निम्न स्तरीय वस्तुओं का उदाहरण है जिन्हें उपभोक्ता कम उपभोग करना चाहते हैं। इसके अलावा तीसरी जो वस्तु है स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु। पहले भी कई बार मैंने आपको क्लास के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से भी स्थानापन्न, सब्स्टिट्यूट और जो सप्लीमेंट्री गुड्स हैं इनके बारे में मैंने आपसे काफ़ी बार चर्चा की है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में ली जा सकती हैं। उनकी उपयोगिता इस प्रकार की है कि उनका उपयोग हम एक दूसरे के स्थान पर ले सकते हैं। जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं चाय कॉफ़ी, चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी और कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट चाय है, मतलब चाय के स्थान पर कॉफ़ी को हम यूज़ ले सकते हैं और कॉफ़ी के स्थान पर चाय को। इनका जो तिरछा प्रभाव होता है वो धनात्मक होता है।
तिरछा प्रभाव का मतलब ये होता है कि क्रॉस इफेक्ट जो है इनका वो धनात्मक है। मतलब जैसे मैं ये कहूँ कि चाय की कीमत बढ़ने से कॉफी की मात्रा भी बढ़ेगी, तो एक की तो कीमत हो गई चाय की, तो और कॉफी की मात्रा हो गई, दूसरे की मात्रा हो गई। एक्स वस्तु की तो कीमत हो गई है और वाई वस्तु की मात्रा हो गई है, तो इसमें एक की कीमत और दूसरे की मात्रा पर जो प्रभाव आ रहा है वो धनात्मक आ रहा है। जैसे चाय की कीमत यदि बढ़ जाएगी तो आपको पता है चाय की मात्रा घट जाएगी, क्योंकि चाय सामान्य वस्तु है। लेकिन चाय की मात्रा घटने के कारण किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? उसके सब्स्टिट्यूट की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं आया है। तो यहाँ चाय की कीमत बढ़ने से कॉफी की मात्रा में धनात्मक परिवर्तन हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं स्थानापन्न वस्तुओं का जो क्रॉस इफेक्ट है, तिरछा जो प्रभाव है, वो धनात्मक होता है। इसी प्रकार हम कुछ उदाहरण भी आप इसमें ध्यान रखें, चाय कॉफ़ी है, ठीक है ना। इसके अलावा हम और भी सब्स्टिट्यूट वस्तु ले सकते हैं, जैसे शक्कर और गुड़ है, ये भी सब्स्टिट्यूट वस्तुएं हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारे आप शैम्पुओं के उदाहरण ले सकते हैं, क्लिनिक प्लस है या हेयर शोल्डर है, इस तरह के और उदाहरण ले सकते हैं आप। नहाने के साबुनों के ले सकते हैं आप, लक्स है, ब्रीज है, ठीक है, लाइफबॉय है, ये सब सब्स्टिट्यूट है। आप वॉशिंग पाउडर का उदाहरण ले सकते हैं, अनेक प्रकार के वॉशिंग पाउडर बाज़ार में आते हैं, वो भी सब सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो इसके अलावा हम बात करते हैं उसके बाद पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग समान अनुपात में किया जाता है, मतलब वो दोनों वस्तुएं एक साथ उपयोग में की जाती हैं। यदि उनका उपयोग एक साथ नहीं किया गया तो फिर वहाँ से उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे हम कार पेट्रोल की बात करते हैं कि कार की उपयोगिता पेट्रोल से और पेट्रोल की उपयोगिता कार से है। यदि पेट्रोल हमारे पास एक वस्तु है और कार नहीं है तो कोई काम में नहीं आएगा पेट्रोल, और यदि कार है और उसमें पेट्रोल नहीं है तो कार की भी कोई उपयोगिता नहीं है। तो ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग समान अनुपात में किया जाता है, एक साथ जिनका उपयोग किया जाता है, वो एक दूसरे की पूरक होती हैं। जैसे चाय चीनी, चाय और चीनी समान अनुपात में प्रयोग में ली जाती हैं। जूते मोजे समान अनुपात में प्रयोग में लिए जाते हैं, एक जूता एक मोजा, दायां पैर बायां पैर। इस प्रकार कलम और शाई, पेन और शाई, कॉपी पेन, ये सब पूरक हैं आपस में, और ऐसी वस्तुओं को पूरक वस्तु कहा जाता है। पूरक वस्तुओं का तिरछा प्रभाव जो होता है वो ऋणात्मक होता है। जैसे मैं कहूँ कि पेन की कीमत बढ़ने से, पेन की कीमत बढ़ने से पेन की मात्रा कम हो जाएगी, और जब पेन की मात्रा कम हो जाएगी तो शाई की मात्रा भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब पेन ही कम रहेंगे तो शाई भी कम होगी। तो पेन की कीमत बढ़ रही है और शाई की मात्रा क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इस दोनों के बीच में विपरीत संबंध आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरक वस्तुओं का तिरछा प्रभाव कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो ये कुछ इस प्रकार की वस्तुएं हैं। सामान्य वस्तुएं किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। निम्न स्तरीय या घटिया या गिफिन वस्तु किसे कहते हैं? इनके उदाहरण बताइए। स्थानापन्न में पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं? इनका उदाहरण देकर समझाइए। इसी प्रकार आपसे विलासित वस्तु भी पूछी जा सकती हैं, जो शान शौकत प्रतिष्ठा की वस्तुएं होती हैं जिनमें विलासितता का गुण होता है, वे वस्तुएं विलासित वस्तुएं होती हैं। जिसमें ज्वेलरी, हम आभूषण, लग्जरी, इस तरह की वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग हम समान अनुपात में स्थानापित उपभोग किया जाता है, उन्हें स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, चीनी आदि। ये सब इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा छात्रों, ये आपका जो रहा है, ये आपका, मैंने जो भी आपको इस वीडियो में जो बताया है वो आपका है कि एक मांग वक्र के अपवाद क्या हैं, और साथ में एक मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का न होकर धनात्मक ढाल का क्यों होता है। ये कुछ इस बिंदुओं पर मैंने आपसे चर्चा की है। साथ में आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में मैंने बताया है कि सामान्य वस्तुएं, घटिया वस्तुएं, निम्न स्तरीय वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं, विलासित वस्तुएं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, इनके उदाहरण, और ऐसी वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हैं सारे। अब आप इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लें, क्लियर कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको मांग वक्र के विवर्तन पर आपसे चर्चा करूंगा, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार का विवर्तन स्लाइड के माध्यम से बताया जाएगा, और उसके बाद फिर अपना ये चैप्टर लगभग पूरा होगा। और उसके बाद फिर हम चार चैप्टर का मैं आपको होमवर्क डाल चुका हूँ, वो आपने अपने चैनल से किया होगा PDF के माध्यम से। और इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो अपना है वो उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आज इतना ही बताएंगे आपको। धन्यवाद।